आइए मेहमानों के साथ आपका परिचय करा देते हैं। सबसे पहले मेरे युवा मित्रों के लिए जोरदार तालियां, इस देश की जनता जनार्दन के लिए जोरदार तालियां, जो हर बार वोट देती है और चुन के लाती है। गौरव भाटिया बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन है। राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता, जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन है। कंचना यादव आरजेडी पार्टी की नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ मौजूद हैं सत्य प्रकाश मिश्रा, जनता दल यूनाइटेड के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। और विवेक श्रीवास्तव है नेता लेफ्ट के, उनका अभिनंदन है। इंडिया अलायंस के घटक दल है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। इस चर्चा की शुरुआत करता हूं और मैं सीधा आता हूं कंचना यादव आपके पास। क्या आपको लगता है कि आप लोग अगर तुष्टीकरण कर रहे हैं तो बीजेपी वाले ध्रुवीकरण कर रहे हैं, आरोप यही लगता है, लेकिन आपको तुष्टीकरण की जरूरत क्यों है? जो आरक्षण की बात हो रही है मुसलमानों की, मैंने पहले भी कहा था आपके चैनल पर रमेश जी कि ये टीडीपी जब आंध्र प्रदेश में जाते हैं तो टीडीपी के मैनिफेस्टो में मुस्लिमों को आरक्षण 4% देने की बात की गई है। उसमें यहाँ पर गौरव भाटिया जी अलायंस किए हैं, असेंबली इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में, वहां उनको नहीं दिखता, लेकिन नॉर्थ बेल्ट में आते हैं। लेकिन मैडम इसका जवाब आप आगे दीजिएगा। लालू जी ने तो मुस्लिम आरक्षण की बात करी ना, लालू जी नहीं करी ना, किसी और ने तो नहीं करी। मैं आऊंगा इस मुद्दे के ऊपर, लेकिन गौरव भाटिया मैं आपकी बताता हूं। गौरव भाटिया, विकास का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा बीजेपी को सूट नहीं करता, या फिर आपका एजेंडा वो है ही नहीं? आपको ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण में मजा आता है पॉलिटिकली? देखिए, ये गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने अपनी हर सभा में, अमित शाह जी ने, जेपी नड्डा जी ने हर सभा में पहले ये बताया है कि 10 साल क्या किया है। 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया। लेकिन मैं आपसे एक बड़ी बात बताता हूं, एक व्यक्ति अभी मुझे ऐसा लगा मानसिक संतुलन उसका बिगड़ गया, चिल्ला रहा था बाबरी मस्जिद जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। तो मुझे गुस्सा पहले आया, उसके बाद पता क्या हुआ, मुझे लगा उसको दर्द हुआ है, उसको बोलने दीजिए। सर्वोच्च न्यायालय में उसकी आस्था नहीं है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो हमारे भगवान राम को काल्पनिक बताते थे। और मैं इधर अगर बात करूं, सवाल जरूर पूछिएगा। राम गोपाल यादव इनके चीफ जनरल सेक्रेटरी है, क्या कह रहे थे मालूम है? भव्य राम मंदिर का नक्शा थोड़ा खराब है। अरे नक्शा नहीं खराब है, जहां प्रभु राम आ गए तो नक्शे की क्या मजाल है? वो मंदिर पावन है, पवित्र है, हमारी आस्था का केंद्र है, लेकिन इनके दिमाग का संतुलन खराब है, इनकी नीयत खराब है, ये बात आप जान लीजिए। दूसरी बात मैं बताता हूं। जी जी जी, एक चीज और हमें समझनी चाहिए। चारा घोटाला, भैंसों का चारा नहीं छोड़ा इन लोगों ने, ये हमारे युवाओं के लिए कुछ छोड़ेंगे? अरे परिवारवाद की जननी मेरे बाएं और बीच में नहीं, बीच में ना बोले मेरी बहन, मैंने नहीं बोला। इसका आज तक हुआ चंदा चोरी का, और आप लोग ताली बजा रहे हैं, एक बार चंदा चोरी पर भी ये तरीका ठीक है। मैंने तो अपनी बहन को पूरा सम्मान दे दिया। 20 सेकंड दें राजकुमार भाटी जी। देखिए, आज की जनता जो पूछ रही है, जो प्रधानमंत्री जी मुद्दा उठा रहे हैं, बाएं देखो परिवारवाद, दाएं देखो परिवारवाद, और मैं बताता हूं क्यों। दोनों पार्टियों का जब से गठन हुआ है, मेरे युवा भाई बहन ये पूछ रहे हैं, यादव परिवार के बाहर का तुम अध्यक्ष नहीं बना पाए, तुम युवाओं को क्या दोगे? उनकी जेब से रुपया निकाल लोगे। ओके राजकुमार भाटी, क्या आपको लगता है कि राजनीति में सबको अपने ढंग से पॉलिटिक्स करने का हक है? भारत में लोकतंत्र है तो सबको अपने बयान देने का हक है, लेकिन आज का सवाल जो है वो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। विपक्ष को तुष्टीकरण सूट करता है और बीजेपी को ध्रुवीकरण सूट करता है, दोनों अपने हिसाब से बयान देते हैं। आपके भी और बीजेपी प्रवक्ता के भी दोनों के सवालों का जवाब मिल जाएगा अगर आप मेरे नेता श्री अखिलेश यादव जी का और इनके नेता माननीय मोदी जी का दोनों का भाषण अगर सुन लें। सारे भाषण यूट्यूब पे मौजूद हैं, कोई भी जाके यूट्यूब पे सुन सकता है। हमारे नेता अखिलेश यादव जी लगातार रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं जी, लगातार महंगाई, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं। जो पिछड़े वर्गों को आरक्षण में लूट हुई है उनके साथ, उनको न्याय का मुद्दा उठा रहे हैं। किसान की एमएसपी की गारंटी का मुद्दा उठा रहे हैं जी, बहन बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं, देश के और प्रदेश के विकास का मुद्दा उठा रहे हैं। माननीय मोदी जी अपने भाषणों में क्या कह रहे हैं? ये अगर आपके पास 4 भैंस हैं तो भैंस छीन ले जाएंगे, मंगलसूत्र उतरवा लेंगे, जो अगर आपका 4 कमरे का मकान है 2 कमरे छीन लेंगे। अब तो बस ये कहना बाकी हो गया कि जिसके पास 4 बच्चे हैं 2 बच्चे कांग्रेस छीन ले जाएगी।
मतलब मानसिक संतुलन उनका बिगड़ा है जो इस तरह की उलझुल बातें कर रहे हैं, जी। या मानसिक संतुलन उस नेता का बिगड़ा है, उस पार्टी का बिगड़ा है जो जनता के अवाम के मुद्दे उठा रहा है। लेकिन नक्शा किसका बिगड़ा और है? अगर नक्शा किसका बिगड़ा है? अगर अमीश जी, जी, अगर इस देश की सारी राजनीतिक पार्टियां जनता के असली मुद्दों पे वोट मांगने लगे तो ये देश बहुत सुंदर देश बन जाएगा। और अगर इस देश को भटकाने का प्रयास किया जाएगा, हिंदुओं को मुसलमानों से डराया जाएगा, सिखों को जैनों से डराया जाएगा, दलित को ब्राह्मण से डराया जाएगा, तो ये देश की इसका नक्शा बिगड़ता चला जाएगा। अभी जो उत्तर ठीक है, इस देश का नक्शा बिगड़ जाएगा। एक सेकेंड, पहले एनडीए के दूसरे पार्टनर आ जाए। सर, तो नक्शा कौन बिगाड़ रहा है देश का? अभी तक तो रामगोपाल जी ने बोला मंदिर का नक्शा ठीक नहीं है इसलिए मंदिर बेकार है। अब मैं पूछ रहा हूं, यो कह रहे हैं कि आप तो एनडीए जो है वो देश का नक्शा ही खराब कर रहे हैं। नहीं, देश का नक्शा बिल्कुल सुरक्षित है। रहा रामगोपाल वर्मा जी की बातों को, रामगोपाल यादव, रामगोपाल वर्मा एक फिल्म के डायरेक्टर उनको वर्मा बनाया है किन्हीं ने टीवी डिबेट में। चूंकि अब ऐसी सी फैंटेसी वाली बात करेंगे, उनको क्या आर्किटेक्ट का समझ है। देखिए, कहीं ना कहीं ये जो छोटी मोटी कांग्रेस के सहयोगी पार्टियां हैं, ये कांग्रेस के तुष्टीकरण की सदस्य हैं। हम बिल्कुल सबका साथ सबके विकास में यकीन करने वाले एनडीए हैं, सामाजिक न्याय के साथ विकास करने वाला एनडीए है। अगर इस देश में किसी खास वर्ग को अगर आप टारगेट करके उसकी बात को दूसरे वर्ग के खिलाफ खड़ा करेंगे तो आप किसी न किसी का वोट मांग रहे हैं, तो एनडीए जवाब देगा उस पर। नरेंद्र मोदी की सरकार ने अगर आर्थिक आधार पर पिछड़े लोगों को 10% आरक्षण दिया तो क्या अल्पसंख्यक वर्ग उसका सदस्य नहीं बना? अगर स्वच्छता अभियान शुरू हुआ, यदि जो जितनी तरह की योजना है, क्या अल्पसंख्यकों को उसका लाभ नहीं मिला? मेरा प्रश्न यह है कि मैं ये मानता हूं कि ये समाजवादी पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल मुसलमानों का भी कल्याण नहीं करती, क्योंकि सच्चर कमेटी का रिपोर्ट, कांग्रेस 10 साल उस रिपोर्ट पर बैठी रही, बताया कि मुस्लिम वर्ग बहुत पिछड़ा है। तो ये 55 सालों की सरकार रही, 10 साल यूपीए की सरकार रही, उसके बाद भी ये मुस्लिम वर्ग पिछड़ा कैसे छूट गया भाई? उस रिपोर्ट पर क्यों बैठे रहे? लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और नीतीश कुमार जी की सरकार ने बिहार में और यहां पूरे देश में तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण और सबके साथ सबके विकास, संतुष्टीकरण की बात करते हैं। राजनीति का ओके, मैं ओके, विवेक जी, संतुष्टीकरण की बात कर रही है एनडीए, बीजेपी कह रही है कि हम संतुष्टीकरण की बात करते हैं, लेकिन इंडिया अलायंस क्या तुष्टीकरण में यकीन रखता है? और क्या अगर इंडिया अलायंस का शासन आएगा तो मुस्लिम आरक्षण को हां कह देगा? जी, अब देखिए, हम शुरुआत करते हैं। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। आपने बीजेपी के प्रवक्ता से पूछा कि भाई आप डेवलपमेंट की बात नहीं करते, विकास की बात नहीं करते, जॉब्स की बात नहीं करते, आप तो ध्रुवीकरण की बात करते हैं। तो हमारे प्रवक्ता मित्र जो भाजपा से आए हैं, गौरव भाटिया जी, उन्होंने बोला नहीं, हमारी तो हर स्पीच में साहब हम तो पहले डेवलपमेंट की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं। आप ही नहीं दिखाते हैं अमीश जी, आप ही दिखाते हैं कि ध्रुवीकरण करते हैं। ये तो करते हैं डेवलपमेंट की बात, ऐसा कह रहे हैं। चाइना का टीवी छोड़िए, भारत कहां से आ गया? देखना शुरू मैं करिए। तो वो कह रहा हूं, यानी कि जब उत्तर नहीं है, जब उत्तर नहीं है और एंकर ने और चैनल ने पकड़ा और पूछा सवाल कि डेवलपमेंट पे क्यों नहीं लाते हो, तो उल्टा मीडिया के ऊपर ही इन्होंने उंगली उठाई। लेकिन गौरव भाटिया, जो बात विवेक जी को कई बातों से बहुत तकलीफ है। मैं उत्तर दूंगा। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे सभा के प्रवक्ता ने एक बात कही कि अखिलेश यादव का भाषण आपने सुना नहीं, और मैं आपको बताऊं कि वो सुनने लायक कुछ बोलते तो नहीं है, लेकिन मजबूरन हमें सुनना पड़ता है क्योंकि डिबेट में आना होता है। तो मैंने उनका वक्तव्य सुना और गलत हूं तो मेरे साथी हैं, मुझे तुरंत कहे गौरव भाटिया गलत बोल रहे हो। उन्होंने जब इनकी नेत्री ने कहा कि वोट जिहाद कर डालो, तो अखिलेश यादव के सामने अमित देवगन जैसा एक पत्रकार गया, उसने कहा ये क्या है? कह रहे जोश में बोल दिया होगा। देखिए, इन्होंने नौकरी की करी, मैं आंकड़ों से उत्तर प्रदेश तक ही ये सीमित है पार्टी। अभी कुछ टाइम बाद, अभी 3 सीटें हैं लोकसभा में, ये 0 पे जाने वाली है। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के आंकड़े बता देता हूं। 10 साल सपा और बसपा की सरकार रही मेरे भाई और बहनों, इन्होंने दी 5 लाख सरकारी नौकरी। योगी आदित्यनाथ जी ने 5 साल में 5 लाख सरकारी नौकरी दी। और मैं फिर से कहूंगा, विरासत में गद्दी मिल सकती है, अखिलेश यादव को मिली थी, बुद्धि नहीं मिल सकती है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है गौरव, एक मिनट जी 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 जी। इसीलिए दोबारा 2022 में जनता ने मोहर लगाई, योगी आदित्यनाथ जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाया। अब लेफ्ट पे आते हैं, 1 मिनट लूंगा बस, अपना मैनिफेस्टो पढ़ लें। पुंछ में आतंकवादी हमला हुआ, कांग्रेस ने बोला ये स्टंट हुआ है, मोदी जी ने जवानों को मरवा दिया है। इसी तरह से रामगोपाल यादव ने जब हमला हुआ था इससे पहले पुलवामा, कहा था कि ये चुनाव के मद्देनजर हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं कितने लोग सहमत है? हाथ उठवाइएगा। ये कहते हैं भारत के न्यूक्लियर वेपन्स खत्म करेंगे
और पाकिस्तान से कोई बात सहमत नहीं करेंगे होगा उस बात और से। चीन से इलू इलू करना चाहते हैं। अरे ठीक हम है, कहते हैं घुस के ठोकेंगे, ये कहते हैं इलू इलू करेंगे। ओके, इनके लिए कौन वोट करेगा भाई? भाटी। कौन वोट करेगा इनके ओके, लिए? विवेक विवेक लेकिन सिर्फ 10 सेकंड इलू लीजिए। इलू। 370 जब हटा था, मैनिफेस्टो सुन लीजिए, मैनिफेस्टो पे जवाब 370 दीजिए। जब हटा मैंने था, नौकरी पे तो जवाब दंगे दिया की कि नहीं चोट दिया, पे कहा बताइए। था। इनसे माननीय मैनिफेस्टो गृह पे मंत्री जवाब अमित दीजिए। शाह ने, सुनिए पहले आप वक्तव्य को। आप पहले 2 से मैनिफेस्टो 3 पे जवाब महीने की दीजिए। बात है, आप कश्मीर होते नॉर्मल कौन हो है जाएगा। कहने वाले कि अरे सुनिए, परमाणु आप पहले खत्म करेंगे बात हथियार? करते सुनिए जरा, प्रश्न सुनना सीखिए। आपको उत्तर अरे देना है। आप मैनिफेस्टो आपकी पढ़ना सरकार है, सीखिए। आपकी सरकार चाइना है। को छोड़िए, एक अपना मिनट भाई, मैनिफेस्टो पढ़िए। आप इनको आप कह रहे हैं कि प्रश्न मेरे सुनना सवाल सीखिए, पूछिए। प्रश्न सुनना सीखिए, आपकी सरकार है। आपको तो यकीन है 4 जून को यही आ रहे हैं फिर? नहीं, ये नहीं, नहीं, इनकी सरकार है, इनकी सरकार है। आप अपनी बात को मैं रखिए। कह रहा ओके, हूं, ओके। 370 जब हटा था तब कहा था 3 महीने के अंदर कश्मीर नॉर्मल हो जाएगा। 70 कितने साल बाद हो गए? 370 हटाया। चुनाव नहीं करवा 3 पा रहे महीने हैं। में आपको रिजल्ट राज्य चाहिए। सरकार वहां बनी नहीं है, जी, जी। मुख्यमंत्री वहां है नहीं। कहा था टेररिस्टों के हमले रुक जाएंगे, जी, जी। नहीं रुके। अभी जी आप कश्मीर फेल में हैं। उत्तर। एक सेकंड, आप मुझे फेल लगता हुए है हैं कश्मीर मुझे में। मुझे मुझे लगता है कि विषय पर आ जाते हैं। ओके, क्या आपको लगता है कि अखिलेश जी ने, और ये बात गौरव भाटिया ने बोली, क्या अखिलेश जी ने जब वोट जिहाद के बारे में उनसे प्रश्न किया गया तो उन्होंने बोला कि वोट बढ़ाने की अपील थी, वोट जिहाद वोट बढ़ाने की अपील थी, और रामगोपाल यादव साहब ने मंदिर के नक्शे के बारे में बोला ये तुष्टिकरण ही तो है। राजकुमार भाटी। अभी हमने बतौलेबाजी का एक बहुत बड़ा उदाहरण देखा अभी थोड़ी देर पहले। बतौलेबाजी क्या होती है? शुरुआत की, हमने अखिलेश यादव का भाषण सुना है, लेकिन अखिलेश यादव के भाषण की एक लाइन नहीं बोली बोली मित्र तो ने। अगर ये गलत है नो, नो, फैक्ट नो। चेक करिए ये ना। भाषण की लाइन में नहीं बोले। फैक्ट चेक ये करिए। भाषण की लाइन थी। आपकी अच्छा, नहीं एक बोला, बात आपने बताइए। 2.5 मिनट बोला, आप ये इनको 1 मिनट सुनेंगे। मिस्टर बटोले को बताइए तो कि उन्हीं का वक्तव्य बता रहा हूं। ठीक है, उन्होंने कहा आपने जोश में सुना। बोल दिया वोट जिहाद। Allow him to respond. हाँ, तो Okay, बटोले जी राजकुमार को जी। पता नहीं है। ठीक है। जब आदमी घिरता है और जब आदमी पटरी से उतरता है और जब आदमी अखिलेश भैया कमजोर गिर गए पड़ता क्या? है तो चिल्लाता है आजम बीच खान बीच की में, भैंस पे वो बैठ के दूसरे गिरे आदमी को हुए बोलने हैं। नहीं ये देगा। ठीक नहीं है। गौरव वो जी दूसरे ने- आदमी को बोलने नहीं देगा। अगर इस तरह के देंगे कमेंट तो हम भी देंगे। उनको अपनी बात रखने का तो अधिकार तो है। ये 1 मिनट। आप बताइए कौन सा कमेंट है? बटोले तो हम कहें छोले खाएं अखिलेश यादव, आप छोले भटूरे पे चलिए, चर्चा चलिए, कराएंगे ना। या वोट जिहाद पे कराएंगे? चलिए, मेरा निवेदन है कि मेरे ऑडियंस को, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, इनको छोले भटूरे बाद में खिलवा दीजिएगा। अभी हम विषय पे बात कर लेते हैं। मेरा तो यही निवेदन है भाई, ठीक है ना? सब लोग जो छोले भटूरे खाना चाहते हैं हाथ खड़ा कर ले भाई। गौरव जी को पकड़िएगा इसके बाद। जी। ओके राजकुमार भाटी। बेशर्मी की कोई लिमिट होती है, लेकिन ये सब कुछ लोग देखिए होते comment, हैं जिनकी बेशर्मी वो अनलिमिटेड कह होती रहे है हैं, जो कह रहे हैं बेशर्मी। लड़कों से गलती हो ये जाती नहीं है, बोलने लड़के देंगे। हैं। ये रेप ये हुआ नहीं था तो बोलने आप देंगे। कहेंगे, ये चिल्लाएंगे मैं- लगातार। बात करिए चिल्लाएंगे। अच्छा, देखिए, मेरा इस तरह की निवेदन है, कोई 30 टिप्पणी सेकंड, करेंगे मैं 30 इनको सेकंड। याद दिलाऊंगा। अरे अच्छा, आईना एक दिखाऊंगा मिनट और ये इनको बोले, अपना चेहरा नहीं एक मिनट ये बोले, फिर उसके बाद आप बोलिएगा। तो कोई मेरा ऐसी निवेदन- टिप्पणी नहीं करेंगे, ठीक है, बिल्कुल मैं उसी वक्त टोकूंगा। ये देखिए मेरा आप निवेदन है। लड़के हैं, लड़कों से एक गलती सेकंड। हो जाती है, कहा था कि नहीं कहा था? लेकिन मेरा बताइए। मैं अपने हैं? व्यूअर्स को कह रहा हूं, वो नहीं देखिए, बताएंगे। ये अब मैं पीसीआर को बोलो, पीसीआर उसी का ऑडियो खोलो जिसको पास मैं माइक दूंगा, उसके बाद मैं और आपको दूंगा आप गौरव ये जी। सुनिश्चित जी, करिएगा जी। कि कौन से शब्द जी, बोले जा रहे हैं। ओके बटोले ओके, आप भी कोई पर्सनल अटैक नहीं। ओके ओके गौरव, राजकुमार भाटी जी। देखिए, अगर हम उम्मीद दूसरे से करते हैं कि वो शालीनता से बोले, लिमिट में बोले, शांति के साथ बोले, तो पहले हमें उस व्यवहार को अपनाना चाहिए। हम तो बदतमीजी करेंगे, हम तो अपशब्दों का प्रयोग करेंगे, हम तो गाली गलौज करेंगे और दूसरे से उम्मीद करेंगे कि वो लिमिट में रहेगा। अब मैं नौकरी की बात पे आता हूँ। श्री योगी आदित्यनाथ जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, 9 भर्तियों के पेपर आउट हुए हैं। 9 भर्तियों के जब पोस्ट निकालते हैं, अखबार में छपती है, बच्चे पैसे दे के फार्म जमा करते हैं, तैयारी करते हैं एग्जाम की, ट्रेन में लटक के छतों पर बैठ के, बसों की छत पर चढ़ के एग्जाम देने जाते हैं, पता चलता है पेपर आउट हो गया। वो पैसा कहाँ गया जो बच्चों की जेब से वसूल कर लिया? वो भर्ती कहाँ गई? उन्हें भी नौकरी में जोड़ लेते हैं। जी। दूसरी बात, कुछ वर्गों के साथ इतनी खुलेआम बेईमानी इस सरकार में की जा रही है। टीचर भर्ती में पहले राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी, फिर उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने रिपोर्ट दी। उत्तर प्रदेश दोनों ने माना कि ओबीसी के साथ बेईमानी हुई है, लेकिन तुष्टिकरण पे आप क्या कहते हैं? और हाईकोर्ट ने आदेश दिया। यह भी तो तुष्टिकरण है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया 6800 ओबीसी टीचर की भर्ती और की जाए। 2 साल हो गए, वो लड़के लड़कियां लखनऊ की सड़कों पे पुलिस ने पीटे हैं दर्जनों बार। उनमें से कई आत्महत्या कर चुके हैं। जो शिक्षा मित्र इस सरकार ने जिनकी नौकरी छीन ली, उनमें से 100 से ज्यादा आत्महत्या कर चुके हैं। ये जंगल राज उत्तर प्रदेश में है। और फिर भी गर्व करते हैं कि हमने अगर नौकरियां दी थी तो श्री अखिलेश यादव जी ने दी थी। शालीनता के साथ भर्ती होती थी,
कोई सवाल कभी नहीं उठा किसी भर्ती ठीक है, पे। लेकिन ध्रुवीकरण पे और तुष्टिकरण क्या आपकी पार्टी कर रही है? हाँ या ना? जब लालू यादव कहते हैं मुसलमानों का रिजर्वेशन होना चाहिए, आरक्षण होना चाहिए, तो आप उससे सहमत हैं? नहीं, वैसे तो तुष्टिकरण कोई नेगेटिव शब्द नहीं है, लेकिन मैं मान लेता हूं तुष्टिकरण। जिहाद भी नेगेटिव शब्द नहीं है आपके अनुसार? जिहाद भी नेगेटिव शब्द नहीं है, जिहाद नेगेटिव शब्द नहीं। देखो सुनिए, आप हिंदी उर्दू शब्दकोश उठा के उसका अर्थ ढूंढिए। जिहाद कहते हैं न्याय युद्ध को, न्याय के लिए लड़ना। अगर कोई, अब देखिए ये भाषा का अंतर होता है। हम हिंदी भाषी हैं, हम कहेंगे, हम चुनाव में कहेंगे भाइयों ये न्याय युद्ध है। अब जो उर्दू भाषी है वो कहेंगे जिहाद है। केवल इतना फर्क है, और कोई फर्क नहीं। गलत बोल रहे हैं आप। गौरव भाटिया, आप हिंदी के मैं इतना ही कहूंगा फिर से, तुम करो वोट जिहाद, जनता कर देगी तुमको बर्बाद। 4 जून आने दीजिए, आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात, इन्होंने कानून व्यवस्था की करी। इनके समय में ये होता था, हाथ में गुम्बे दिए जाते थे, पुस्तक नहीं, चाहे कश्मीर हो चाहे उत्तर प्रदेश हो। अब गुम्बे नहीं होते हैं, वहां पे पत्थरबाजी नहीं होती है, वहां पे पुस्तक और कंप्यूटर होता है। और आंकड़े ये कहते हैं, आंकड़े एनसीआरबी के हैं, इनके समय में जब सरकार थी 2016 में 4816 रेप की वारदातें हुई। ये कम होके 3690 हो गई 2022 का जो आखिरी आंकड़ा है। इसलिए पढ़ना लिखना सीखिए। और तीसरी बात, राम गोपाल यादव की मैं एक और बताना चाहूंगा, शिवपाल यादव की बताना चाहूंगा। 2019 में मुलायम सिंह यादव जी ने संसद के पटल से कहा था मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे, और वो बने। मैं ऑडियंस के पास जाता हूं। तुष्टिकरण, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी 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 जी। मैं 2 सवाल है। मैं आसाम से हूं, तो क्या मैं चाइनीज हूं? और दूसरा सवाल ये है कि आप माफी टेलीविजन में मांगेंगे या असम जाके मांगेंगे? जी ये सवाल है। और नहीं, मैं कंफ्यूज जो आपके साथ हुआ, जो एक नहीं, लेकिन ये बड़ा सीरियस मैटर है। और मैं आपको बोलता हूं कि एक हिंदुस्तानी होने के नाते कि हम सब, आप हिंदुस्तानी, आप हिंदुस्तानी होने के नाते कि हम वाकई जो बात सैम पित्रोदा कांग्रेस के नेता ने करी वो वाकई शर्मनाक है। मतलब वो देश को गाली है, इसमें कोई दोराई नहीं है। और उसके लिए कांग्रेस क्या, मुझे लगता है कि उसके लिए तो राहुल गांधी को स्वयं आकर आपत्ति दर्ज करानी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो सामान्य बात नहीं थी। विवेक जी, हम एक मल्टी रेशियल कंट्री हैं। यहाँ नॉर्थ ईस्ट भी है, यहाँ यूपी भी है, यहाँ पंजाबी भी है, यहाँ सिख भी है, यहाँ साउथ इंडियंस भी हैं। सब तरह का खान पान है, पहनावा है, रंग है, तो हिंदुस्तानी सुनिए, तो हम सारे हिंदुस्तानी हैं, लेकिन हम मल्टी रेशियल हैं। और मल्टी रेशियल डाइवर्स होना हमारी ताकत है। आरएसएस का एजेंडा कि एक ही रेस, ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी, कब बोला? जिसमें बिलीव कर, इनका एजेंडा है, ये आरएसएस का एजेंडा है। ओके, विवेक हाँ। सत्य प्रकाश मिश्रा, और फिर मैं आप फिर वापस आता हूं आपको। कंचना यादव भी वेट कर रही हैं। सत्य प्रकाश मिश्रा, जो भी इन्होंने कहा कि मल्टी डाइवर्सिटी सोसाइटी हमारी ताकत, बिल्कुल ताकत है, लेकिन उस ताकत पे बीच बीच में आके चिंगारी भड़का देते हैं ना, उनको बेइज्जत करते हैं, उनका अपमान करते हैं। जो उन्होंने कहा है सैम पित्रोदा ने, ठीक है, कांग्रेस ने डिसोन किया, माफी तो मांगनी चाहिए थी, माफी क्यों नहीं मांगा? मेरा क्वेश्चन भाटिया सर के लिए है कि आप उनको तो बहुत बोल रहे हैं कि इनके द्वारा बोला गया था कि लड़कों यहाँ गलती हो जाती है। आपने खुद तो उन लोगों के गले में माला पहनाई थी जिन्होंने रेप किया बीएचयू में। बहुत बढ़िया। ओके। और किसका सवाल है? जी 2014 में जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने एक रोड मैप दिया था रोजगार के लिए। रोड मैप में बोला था प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां प्रदान करी जाएंगी जो हमारा यूथ है उनको। जी 10 साल हो गए, 20 करोड़ बनती हैं नौकरियां। तो क्या इस बार युवा ने मोदी जी पे भरोसा किया होगा? क्या इस बार वो रोजगार देंगे युवाओं को? ये एक पॉइंट है। गौरव, धन्यवाद। शाप जवाब। पहले तो मेरी बहन ने जो बात कही है, तो महिला सशक्तिकरण में सबसे ज्यादा कदम अगर उठाए गए हैं तो मोदी जी के समय में उठाए गए हैं। संविधान का संशोधन करके महिला आरक्षण दिया, और जिस व्यक्ति की आपने बात करी उनको टिकट नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने, ये तथ्य है। दूसरी बात, रोजगार की करी 2 करोड़ रोजगार हर साल। तो मैं ये आंकड़े दे रहा हूं, इसको चेक कर लीजिएगा। 18 करोड़ ईपीएफओ नए अकाउंट खुले। ईपीएफओ नए अकाउंट तभी खुलेगा जब एक नई नौकरी लगेगी, 18 करोड़। दूसरा, 45 करोड़ मुद्रा योजना में लोन दिए गए हैं, रोजगार के अवसर पैदा हुए। तीसरा, हमने कहा हम रोजगार मेला लगाएंगे, 1 साल पहले की बात है, 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, वो हमने दी 1 साल में। ये पिछले 1 साल की मैं बात कर रहा हूं। ये क्या दर्शाता है? हम रोजगार की भी बात करेंगे और हम भारत को भी मजबूत करेंगे। और ये मान के चलिए पुलवामा हुआ
तो इन लोगों ने तंज किया, पाकिस्तान को क्लीन चिट दी और घुस के ठोका तो हमारी वीर सेना ने, क्योंकि मोदी सर जी ने रोजगार से खुद पाकिस्तान कैसे पहुंच गए? रोजगार पे बात करिए ना अभी, पाकिस्तान रोजगार पे बात करिए। रोजगार पाकिस्तान चला मैं गया, बताता हूं, पाकिस्तान अमीर जी, कुछ देर में एक चीन मिनट, पहुंच जाएंगे एक अभी मिनट, ये, एक मिनट, फिर मुझको रोजगार- देशद्रोही बोल देंगे ये। रोजगार पे बात करिए सर, ये लोग रोजगार के बारे में जानना रोजगार चाहते नहीं बोलेंगे हैं। ये। रोजगार के बारे में बात करिए, क्या प्लान है आपका? सुनना चाहते हैं? जी जी, हाँ, हम बिल्कुल बोलिए सुनना और चाहते हैं सुनिए, सर। सुनिए, रोजगार समस्या नहीं है, लेकिन रोजगार सबके पास होना चाहिए और ये सबसे बड़ी बात है। जितने सर्वे हुए हैं, आज का युवा ये कहता है कि रोजगार कौन देगा, वो व्यक्ति मोदी जी है, क्योंकि ये विश्वसनीयता है। और 4 आंकड़े आपके सामने पेश किए मैंने, 3 केंद्र सरकार के, 1 उत्तर प्रदेश सरकार का। आप इनसे पूछिए, ये सत्ता में रहे 4 बार सरकार, कितने नौकरी दी? ओके, जवाब इन्होंने जवाब। कितनी लेकिन नौकरी दी? क्या आपको लगता है, क्या कितनी आपको लगता है? नौकरी दी? जी, पूछिए जी, एक बार। देखिए रोजगार एक विषय है, लेकिन हमने एक सर्वे कराया था, उसमें हमने बोला रोजगार एक विषय मोदी है, जी समस्या देंगे है। रोजगार, ये युवा और खुद भरोसा कहता है। भी लोगों को यही है कि नरेंद्र मोदी रोजगार दे सकते हैं। उस सर्वे के ये रिजल्ट्स आए। मेरा पॉइंट ये है, क्या आपको लगता है जब आप आरक्षण पे सवाल उठाते हैं, जब आप धर्म के आधार पर आरक्षण की बात करते हैं, ये बीजेपी के नैरेटिव को मदद करता है? देखिए अमीर जी, आप तो चलाते हैं न्यूज, आपको मालूम होगा कि बिहार में 17 महीने की हमारी सरकार बनी, नीतीश कुमार जी मुखिया थे सरकार के। उस 17 महीने में हमने 5 लाख सरकारी नौकरी दी। आप कहेंगे क्रेडिट ले रहे हैं सर, आप भी ले लीजिए, लेकिन तभी मिला जब हम आए साथ में। और उसके बाद क्या हुआ, जब ये चले गए फिर से इनके साथ पेपर ही लीक हो गया भैया, तीसरे पेज का जब टीचर भर्ती हो रहा था। और लीक करने वाला कौन? वही जो उत्तर प्रदेश में लीक कर रहा है, वही जो राजस्थान में लीक कर रहा है, वही जो गुजरात में लीक कर रहा है। और मतलब इतना नेटवर्किंग है, और कहते हैं कि हम पेपर लीक बंद कर दिए हैं। अरे इनको तो थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। ठीक है, वोट जिहाद पर भी, एक सेकेंड, वोट जिहाद पर भी थोड़ा सा मैं बता दूं। ये वोट जिहाद बोल रहे हैं, गोली मारो सालों को, किसने बोला था? अनुराग ठाकुर। देश के गद्दारों के साथ क्या होना चाहिए बताइए? देश के गद्दारों को गले लगा लो, ये कह रहे हैं। हम तो कहेंगे कि मारो गोली, अगर गद्दार है तो गोली मारो उसे, और हमारी सेना मारती है गोली, इसीलिए हमें गर्व है। या आप गले लगाइए गद्दारों को, क्या बेकार की बातें करते हैं यहाँ पे आके? है देश के गद्दार जो है आतंकवादी गद्दार है, माओवादी गद्दार है, क्या चाहते हैं? गले लगाओ उन्हें, बेकार की बातें कर रही है। बताइए, अरे भैंस को ताली बजाइएगा, भैंस को चारा खा गया उसका। लालू प्रसाद यादव से कहिए भैंस का चारा लौटाए पहले, बेकार की बातें कर रही है। गद्दारों को गोली मारो, इनको दर्द होता है। पर एक सेकंड, लेकिन मेरा जनता ने कहा था कि गद्दारों को गोली मारो, मैं आपको दिखा दूंगा वीडियो। जनता ने कहा अगर इनकी सोच ऐसी है कि गद्दारों के साथ खड़े होंगे तो शर्म आती है। जनता थूकती है ऐसी सोच पे। मैं यही रहूंगी, बोल लीजिए आप ही पूरा मौका ले लीजिए। हम तो बिल्कुल, आप ले लीजिए। देश के खिलाफ कोई बोलेगा उसको सबक मिलेगा। 20 सेकंड सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो आप गलत बात बोलेंगे। अरे डिबेट में महिला पुरुष नहीं होता है क्या? ये मुझे लगता है आज के विषय पे आइए। आप 20 सेकंड में अपनी बात को रखिए, देना चुप कराइए पहले, मैं नहीं बोल चुप है, आप बोलिए। प्रज्वल रेवन्ना जो 3000 महिलाओं के साथ घिनौनी हरकत करता है, उसके लिए प्रधानमंत्री वोट मांगते हैं। संदेश खाली मेरी बहनों के साथ बोलिए। लालू प्रसाद यादव को कौन सा बयान आया? बोलिए। संदेश खाली पे नहीं बोलेगी। हाँ, ऐसी बात कर रही है। हाँ, आपका मतलब आप बैठिए, यही होगा आगे चल के। हाँ, ठीक है, मैं भी बैठ जाऊं। वो भी आ रहे हैं, वो भी बैठा दे। ये गलत है। संदेश खाली की बहनें नहीं है। नहीं, हमें नहीं, हम तो यही खाए। अरे आप यही नहीं, हमें अरे नहीं, ये मेरा निवेदन है। देखिए आप लोग एक सेकंड, मेरा निवेदन है कि आप लोग अपने सब सीट पे जाइए। आपने विरोध जी, हमारा निवेदन नहीं बिल्कुल नहीं, आपने अपनी बात को रखा 2.5 मिनट, उसके बाद वो बोले, आप अपनी बात को 30 सेकंड रख लीजिए। ओके, पढ़ी लिखी सब महिलाएं, उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा। नहीं, सभी सब हैं, आप सभी सब हैं, पढ़ी लिखी आप सभी सब हैं मेरे लिए। संदेश खाली की हमारी अच्छा ठीक है, लेकिन पॉइंट ये है कि जब हमारे कुछ नेता, मतलब महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता एलओपी हैं, वो कहते हैं कि हेमंत करकरे साहब को जो शहीद हुए, उनको गोली पाकिस्तान के कसाब ने नहीं मारी, उनको गोली आरएसएस की पुलिस ने मारी। ये सब मुद्दों को क्यों लाना है? देखिए, मैं जिस पर बात कर रही थी, महिला सशक्तिकरण पर, आपने ट्विस्ट कर दिया। कोई बात नहीं, मैं महिला सशक्तिकरण पर बोलूंगी। प्रज्वल रेवन्ना प्रधानमंत्री वोट मांगते हैं, इसको वोट दो, मैं मजबूत होऊंगा। एक रेपिस्ट के लिए वोट मांगते हैं। ये अभी बहन ने बताया कि आईटीबीएचओ में क्या हुआ, इनके 3 पदाधिकारी बलात्कार करते हैं और 2 महीने तक फ्री घूमते हैं, जब तक मध्य प्रदेश में नहीं हो जाता है। ये महिला की रक्षा करेंगे? कानपुर में हुआ, हाथरस में हुआ, रातों रात एक बच्ची जला दी गई, और ये महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। महिलाओं का
सेकंड, एक सत्यप्रकाश मिश्रा, सत्यप्रकाश जी 40 सेकंड। मेरा मानना है कि उस बहन ने एक सवाल उठाया था कि रेपिस्ट या किसी को भी जेल से निकलने पे माला क्यों पहनाया गया। जिसने पहनाया वो गुनहगार है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको जेल भेजा। इस देश में किसी भी हिस्से में किसी भी महिला के साथ किसी भी प्रकार का जुर्म होता है, उसके खिलाफ सभी पॉलिटिकल पार्टी को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। बहुत अच्छा कंचना जी ने, मैं कंचना, रुक जाइए आप, बीच का तरीका, ये क्या तरीका? ये तरीका ठीक नहीं। अभी ये क्या तरीका आपका? बार बार 15 सेकंड नहीं बोल रहे। तरीका क्या आपका? नहीं, आपसे बोला, आपके बीच में बोला था मैंने। नहीं, आप नहीं, क्या ये तरीका है? आपके बीच नहीं बोला मैं। शट अप, जस्ट शट अप, जस्ट शट अप। अब एक सेकंड, नहीं, ये शट अप, नहीं, जस्ट शट अप। मर्यादित। आप ये तरीका ठीक नहीं। मैं किसी के बीच नहीं बोलता। नहीं, वो किसी के बीच में नहीं बोलते। मैं किसी के बीच नहीं बोलता। मुझे बोलने दीजिए। आप प्रेम से आगे पूछेगा। मैं बता रहा हूं, आप प्रेम से बातें मैं पूछेगा। बता रहा हूं, अगर पहलवानों के साथ गलत हुआ, बिल्कुल गलत हुआ, सुप्रीम कोर्ट उस पर जांच कर रहा है, एफआईआर दर्ज हुआ है। राजवल्लभ यादव जो बिहार में रेपिस्ट था, कंचना जी नहीं बोलेंगी उस पर, संदेश खाली पे नहीं बोलेंगी। ये तरीका ठीक नहीं है, सब पर बोलिए। महिलाओं के खिलाफ हुआ हर जुर्म गलत है तो गलत है, ये ठीक नहीं है। महिलाओं को अगर 33% आरक्षण मिला तो मिला। बोलिए ना मुलायम जी के खिलाफ विवेक जी कि मुलायम जी का यह कहना गलत था कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। क्यों नहीं बोलते? हम बोलेंगे, अगर आपको ये सरकार बिल्कुल बोलेंगे। हमारी पार्टी हमेशा बिल्कुल गलत है। एक तो साथ में रहते हो, देश के गलत है। आर्थिक नीति आप ब्रिजभूषण शरण जी के साथ हैं, उनका विरोध करते हैं। उनके साथ विरोध करते हैं। लेकिन अभी महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है। अभी कांग्रेस के छत्तीसगढ़ दफ्तर के अंदर एक कांग्रेस की नेत्री राधिका खेड़ा के साथ क्या हुआ है वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। विषय जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया कि हिंदुओं की आबादी कम हुई है और मुसलमानों की आबादी जो है वो बड़ी है। उसमें जहां मुस्लिम आबादी बड़ी है उसमें पश्चिम बंगाल है, तेलंगाना है, आंध्र है, जम्मू कश्मीर है, महाराष्ट्र है, बिहार है, झारखंड है। क्या आपको लगता है, और बीजेपी कह रही है कि यह कांग्रेस का तुष्टीकरण है? देखिए, बिल्कुल तुष्टि। अब आबादी बढ़ाने का काम भी कांग्रेस कर रही है। मैं तुष्टि आपको वजह बताता हूं। 3 कारण हैं। इन्होंने तो रिपोर्ट देखी है नहीं, मुझे नहीं पता, मैं आपको बता दूं। पहली बात, जब घुसपैठिए आए, हम लोग कहते हैं घुसपैठिए घुस नहीं सकते, जो कांग्रेस के समय में घुसे उन्हें भी बाहर फेंकेंगे। तो ये रोहिंग्या प्रेम में दीवाने हो जाते हैं। जब उनके धर्म के आधार पर उनको वोट बैंक समझोगे और उनको आप वोटर आईडी दोगे, आधार कार्ड दोगे, तो ये बिल्कुल समस्या है, क्योंकि वो हक किसका मार रहे हैं? भारतीयों का। दूसरी बात, ये कहते हैं बच्चे कहां से आए? बच्चे तो भैया ऊपर वाले ने दिए, लेकिन नौकरी मोदी देगा, क्योंकि कहते हैं जनसंख्या बढ़ाओ। ऐसा होता नहीं है। जब आप पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करेंगे तो जो तुष्टीकरण करती हैं यही पार्टियां उसका विरोध करती है। तीसरी बात, धर्म परिवर्तन का। हम सब जानते हैं किस तरह से धर्म परिवर्तन होता है, और जो कुरीतियां हैं, चाहे वो बहु विवाह हो, चाहे वो हलाला हो, चाहे वो धर्म परिवर्तन हो, अगर हम कोई भी कार्य उस पर करते हैं देश हित में, तो सबसे पहले ये कहते ओ मुसलमान को प्रताड़ित किया जा रहा है। अरे भैया, रोहिंग्या से तुम्हारा क्या रिश्ता है ये बताओ। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जब हिंदू हटा तो देश बटा, और हिंदू बहुसंख्यक है, अगर वो कम हुआ है तो ये चिंता का विषय है, पॉपुलेशन कंट्रोल का विषय है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन देखिए, एक रिपोर्ट आई है, ये बीजेपी ने तो रिपोर्ट तैयार नहीं करी है, एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अनुसार हिंदू, जैन और पारसियों की आबादी घटी है, मुस्लिम ईसाइयों की आबादी जो है बड़ी है। क्या आपको लगता नहीं है कि ये बीजेपी इसको तुष्टीकरण के साथ जोड़ रही है, जो तुष्टीकरण की नीति रही कांग्रेस पार्टी की और उसके अलायंस पार्टनर्स की? गिरिराज सिंह से लेकर कई नेताओं ने इस पर बयान दिए हैं। क्या कहना चाहते हैं? हम टेक्निकल बात करेंगे। सबसे पहली चीज, मेरे माय लर्नेड फ्रेंड मिस्टर गौरव भाटिया, बीजेपी के प्रवक्ता, इन्होंने घोषित कर दिया है भैया ये आबादी बढ़ गई है, इसलिए नौकरी देना अब इनका काम नहीं है, उन्होंने तो पल्ला झाड़ लिया। अब आप लोग अपनी नौकरी खुद ही ढूंढो, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं कहा गौरव जी, कह चुके हैं भाई, ऐसा कहा क्या? ये बटोलेबाजी। खासकर यहाँ पे अगर आरक्षण की बात हो रही है तो मैं पूछता हूँ खासकर इनसे लालू यादव जी से कि अकेला खासकर एसटी या ओबीसी क्यों, जनरल क्यों नहीं? जनरलों के लिए क्यों आरक्षण नहीं? जनरल के लिए आरक्षण क्यों नहीं? ये एक बड़ा ब्रॉडर सवाल है, ये बड़ा ब्रॉडर सवाल है। मुझे लगता है कि इसके लिए सब पॉलिटिकल पार्टियों को चुनाव की बेला में अगर ये सवाल पूछेंगे, ये बड़ा गुगली सवाल है, सब फंस जाएंगे। अच्छा सवाल पूछा भाई, अच्छा सवाल पूछा। एक तथ्य बता, लेकिन गौरव बड़ी बात मेरे भाई ने जो कही कि आरक्षण
सबको क्यों ना मिले? तो ये मोदी जी ने करके दिखाया है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं, अगर वो गरीब है, संविधान का संशोधन किया। ये बात मैं बताना चाहता था। समय इतनी इजाजत दे रहा है, लेकिन कोई अपनी आखिरी एक लाइनें देखिए, बोलिए क्या अपनी बात, क्वेश्चन है, बात कही अपनी। मेरी एक ही बात है, अगर आप संविधान पर विश्वास करते हैं तो राम मंदिर का खुद संविधान ने हक दिया, फिर आप उसी पर सवाल ओके, आपका पॉइंट क्या है? बोलिए। सर मेरा सवाल है कि ज्ञान वापी का जो ब्यास है उसमें ताला लगवाने का काम भी समाजवादी पार्टी ने किया। ठीक है, आप चीनी वाली बात पे थोड़ा आहत था, उसके लिए अर्ज किया है। हम तुम्हें नहीं मानते चीनी, तुम्हारे पास से आती है राष्ट्रवाद की खुशबू भीनी भीनी। तुम भारतीय हो, हमें तुम पे नहीं, बिल्कुल इसमें कोई बुराई नहीं है आपके लिए, और आप भारतीय हैं, और भारतीय होने पे हमें गर्व है। चाहे कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा को कुछ भी लगे, हमें वो अमेरिकन देखे, चाइनीज देखे या कुछ और देखे, लेकिन हमें तो भारतीयता की बू आती है। यहां पर मेरे जितने भाई खड़े हैं, जितनी बहनें खड़ी हैं, यहां पर मेरे जितने युवा मित्र खड़े हैं, ये सब भारतीय हैं। कांग्रेस के नेता को कोई अधिकार नहीं था इनको यह बोलने का कोई अमेरिकन है, कोई चाइनीज है, कोई कुछ है, क्योंकि मुझे लगता है कि उससे खराब टिप्पणी नहीं हो सकती। लेकिन यह लोकतंत्र का महापर्व है, इसलिए आपका वोट डालना बड़ा जरूरी है, तो वोट जरूर डालिएगा। टक्कर में वक्त एक ब्रेक का है। मोदी का घोर क्या ये सिर्फ नारा था या वाकई 4 पार लाने की प्लानिंग भी है? दुनिया भर में, देश भर में फिर एक बार मोदी सरकार, ये नारा गूंज रहा है। अखिलेश जी ने तो एक रिपोर्टर को बोला कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की, यानी 2 लड़कों की जोड़ी की 79 सीट्स आएंगी। यही 2 लोगों ने एक फिल्म बनाई थी ना 2017 में, और फिर वो फ्लॉप हुई थी, बुरी तरीके से फ्लॉप हुई थी, और फिर ये बिछड़ गए थे। फिर 2 भाई वापस मिले हैं आपस में, दोनों शहजादे। कांग्रेस कह रही कि हमारा ये आइडिया नहीं है, लेकिन बीजेपी आइडिया लाई कहां से? राहुल के मुंह से। मेरे पास जो छोटी बड़ी जमीन है उसको लेकर के बांटने का काम करेंगे, एक आधी अंगूठी पहनी है वो भी उतरवाने का काम करेंगे। जी, आप कह रहे मुस्लिम आरक्षण हो जाएगा तो देश हाथ से निकल जाएगा। मुस्लिम लीग ने क्या नारा दिया था? स्पेशल रिजर्वेशन, पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान बन गया। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। पूरे देश में हम आपको हर खबर से रूबरू कर रहे हैं, लेकिन 6 चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है। लेकिन इस 6 चरण के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी आज कहां खड़ी है, ये बताने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के सारथी, यानी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा। नड्डा जी, आपका अभिनंदन है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 400 पार का जो नारा है वो विपक्ष को फंसाने के लिए था। ये स्ट्रैटेजी क्या सफल भी हुई है एक तरह से? अब डिस्कशन ये हो रहा है कि 400 पार आएंगे मोदी, नहीं आएंगे, बीजेपी कितनी आएगी। क्या ये सिर्फ नारा था या वाकई 400 पार लाने की प्लानिंग भी है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था कि हम एक लक्ष्य लेकर के चलेंगे, और वो लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, और वो लक्ष्य हम लोगों ने 400 पार यानी 370 के आसपास भारतीय जनता पार्टी की सीटें आए और बाकी एनडीए की, और हम 400 पार करें, और उसी लक्ष्य को लेकर के हम चले। यह इसमें जो प्रधानमंत्री जी ने कहा वह उनका कहने का जो अभिप्राय भी है वो ये है कि शुरू में हमारा विपक्ष इसी बात पर उलझ गया कि 400 पार नहीं करेंगे, 400 पार नहीं करेंगे, यानी हम 400 पार लायक हैं, ये उन्होंने इनडायरेक्टली कमिट कर लिया, और वह हमारी पोटेंशियलिटी, हमारा पोटेंशियल 400 पार करने वाला है, और उसको वो डिबेट करते रहे, और उनको ये पता ही नहीं चला कि उन्होंने ही इस बात को स्थापित कर दिया भारत की जनता में कि भारतीय जनता पार्टी इतना सामर्थ्य रखती है कि वो कर भी सकती है। इसीलिए उसको वो नकारने का प्रयास करते रहे। लेकिन उन्होंने फिर उलझा भी दिया। उन्होंने बोला कि ये 400 पार इसलिए चाहिए कि बीजेपी आरक्षण को ही समाप्त करना था, ये नैरेटिव बिल्डिंग करी। ये देखिए, कांग्रेस का, इंडिया अलायंस का और ये सभी पार्टियों का शुरू से ये रवैया रहा है, दे नेवर प्ले अ पॉजिटिव गेम, क्योंकि इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, ये शून्य है, दे आर ब्लैंक। लेकिन बीजेपी भी ट्रैप हो गई इस एजेंडे के। ट्रैप नहीं हुई, हमें मालूम है कि इस तरीके के षड्यंत्र रचते रहेंगे, और हमको उन षड्यंत्रों को स्पेड
लोगों के सामने स्पष्ट करना है। लेकिन एक इकोसिस्टम ने इसको एक बड़ी खाद पानी भी दी। वो तो इकोसिस्टम इसी खाद पानी पर ही तो जीवित है पिछले 70 साल से, जो एक परिवार को आगे बढ़ाने के लिए हर तरीके से लगी रही है। ये सवाल मैंने देश की गृह मंत्री से भी पूछा था। वर्ल्ड वाइड अराउंड द ग्लोब हमने देखा है कि 10 साल बाद सरकारें रिपीट नहीं होती। हालांकि यूपीए का नंबर मेरे पास है, कांग्रेस ने 2004 में उनको 145 सीटें मिली, 2009 में उनके पास 206 सीटें मिली और 2014 में हमने देखा वो 44 पे आ गए। वर्ल्ड वाइड हमने तीसरी बार सरकार को रिपीट होते हुए नहीं देखा। तो बतौर बीजेपी के प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्यों सरकार रिपीट होगी? ऐसा है, तीसरी बार ऐसा है, पहली बात कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी और उनके नेतृत्व में हम सत्ता पर बैठ करके भोगने नहीं आए हैं। हम सत्ता पर बैठ करके लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं और लोगों का दुख दर्द तकलीफ उसको दूर करने के लिए आए हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 10 वर्ष नहीं 12 वर्ष गुजरात के और 10 वर्ष यहाँ के हम जोड़ लें, उन्होंने दिन रात पल पल एक एक घड़ी उन्होंने जीवन का, भारत की जनता की तस्वीर तकदीर बदलने के लिए, उनको सशक्तिकरण करने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए हर पल लगाया है। तो दोनों के सोच में अंतर है। लेकिन आजकल विपक्षी नेता कई सेफोलॉजिस्ट बन गए हैं। मैं एक एक करके नाम लेता हूं। अखिलेश कहते हैं कि बीजेपी को 140 सीटें मिलेंगी, राहुल गांधी 150, अरविंद केजरीवाल 220, मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है, उन्होंने बोला कांग्रेस की 270 आ रही हैं। और एक नेता तो ऐसे हैं, मैं उनका नाम क्या लूं, वो पहले सेफोलॉजिस्ट थे, फिर एक पार्टी में गए, वहां से लात पड़ी तो बाहर आ गए। अब हालांकि वो दबे शब्दों में कह रहे हैं कि एनडीए 260-70 पे पहुंच सकता है। तो मतलब ये सारे आंकड़े मैंने आपके सामने रखे हैं, आपका टेक क्या है? ऐसा है, ये इन्होंने कोई जमीन और धरती से कनेक्टेड लोग नहीं है। मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ। ये अपने खुशनुमा इनको रखने वाले लोगों के साथ घूमने वाले लोग हैं और वो इनको गलतफहमी में रखने वाले लोग हैं और इनमें भी कोई एकमतता नहीं है। यानी यू कैन अंडरस्टैंड द सीरियसनेस विथ व्हाट सीरियसनेस दे आर टॉकिंग। इनकी इच्छा है कि बीजेपी अच्छा ना करे, तो मुंगेरी लाल के हरसीन सपने ये देखते हैं। अखिलेश जी ने तो एक रिपोर्टर को बोला कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की यानी दो लड़कों की जोड़ी की 79 सीट्स आएंगी, एक बनारस उन्होंने बोला, उन्होंने कोट अनकोट क्योटो की सीट हो सकता है बीजेपी जीत जाए। ऐसा है, मैं उसमें भी कहना चाहूंगा, यही दो लोगों ने एक फिल्म बनाई थी ना 2017 में और फिर वो फ्लॉप हुई थी, बुरी तरीके से फ्लॉप हुई थी और फिर ये बिछड़ गए थे। फिर दो भाई वापस मिले हैं आपस में, दोनों शहजादे। ठीक है, गम भुलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। 4 तारीख को 2019 में आप भी उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे। सपा और बसपा का एक बहुत जबरदस्त अलायंस था, आरएलडी भी थी। इस बार आपको उत्तर प्रदेश का नंबर कैसा दिखाई देता है? अखिलेश जी को 79 अपना दिखाई दे रहा है। हाँ, वो ठीक है। भारतीय जनता पार्टी 2019 से ज्यादा सीटों से 2024 में उत्तर प्रदेश में आएगी। आप कह रहे हैं कि 63 से ज्यादा सीटें? जी बिल्कुल जी। मैंने प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि मोदी का घोर विरोध करके ही विपक्ष चुनाव जीतना चाहता है। मानो मोदी का विरोध ही विपक्ष का एकमात्र एजेंडा बन गया है। इसे आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है मोदी फैक्टर है पूरे चुनाव के अंदर, छठे राउंड तक? पूरे 7वें राउंड में भी रहेगा जी। ये उनको बेचारे वो सोते उठते गाते मोदी जी को ही याद करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके साथ वो टक्कर ले नहीं सकते। और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे को ऐसी शख्सियत, ऐसा नेता पार्टी में हैं जिनका लोहा देश मानता है और दुनिया उनको अनुकरण करती है, देखती है, समझती है, उनकी बातों को फॉलो करती है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर पहले राउंड के बाद से दूसरे राउंड से छठे राउंड तक बार बार आरोप लगा रही है कि कांग्रेस इंडिया अलायंस, इंडी गठबंधन जो है वो तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स को कर रहा है। और बहुत सारे आपके नेताओं के बयान है, प्रधानमंत्री मोदी का, हेमंत बिस्वा शर्मा का, मैं एक एक करके बयान क्या सबके बोलूं। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस चुनाव को आप विकास से तुष्टीकरण की तरफ ले गए? और बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस, आपने खुद बोला अपनी एक बाइट में कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसमें मुस्लिम लीग की छाप है। देखिए, ये बात सच्चाई है। सबसे पहली बात कि मोदी जी ने इस देश की सेवा
बतौर प्रधानमंत्री 10 साल, और 10 साल में उन्होंने गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, महिला सबकी चिंता की। और जितने भी प्रोग्राम, जितने भी कार्यक्रम, जितने भी स्कीम्स मोदी जी ने लॉन्च की, उसका एक मंत्र था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में षड्यंत्र पूर्वक, शब्द मेरा सुनिएगा, षड्यंत्र पूर्वक, चालाकी से फिर से विभाजन की बीज को बोने का काम किया। हमारा आइडियोलॉजिकल झगड़ा क्या है? जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन। दिस इज पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। उनका नारा क्या है? डिवीजन एंड रूल, डिवाइड एंड रूल। जब सबको सारी चीजें मिल रही हैं, और हमें उसका बखान भी नहीं कर रहे हमारे प्रधानमंत्री, क्यों? क्योंकि हम जितना ये चर्चा करेंगे उतना सोसाइटी डिवाइड होती है। आपने अपने मैनिफेस्टो में पैरा 1, पैरा 5, पैरा 6 में आपने लिखा कि हम माइनॉरिटीज को स्पेशल प्रेफरेंस देंगे। आपने लिखा कि हम एजुकेशन में उनको हम स्पेशल रिजर्वेशन देंगे। आपने लिखा कि हम उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे। अगर आप ये लिखते हैं तो माइनॉरिटी आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि देश को एक नजर से देखो, जस्टिस टू ऑल, सबको, ये तुम अलग अलग देखने का काम क्यों करते हो? लेकिन तुमने किया। फिर मोदी जी को याद दिलाना पड़ा कि ये वो लोग हैं जिनका विशेष डिजाइन है कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिम का है। मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा, एक बार नहीं कहा, 2 बार कहा है। लेकिन एक मिनट सुनिए जी। और राहुल गांधी ने वो अपने भाषण में कहा कि माइनॉरिटीज को हम रिजर्वेशन देंगे 2012 में। 12 वो कह रहे 2012 में एक बात हुई थी, उसको 12 साल बाद पिक कर लिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने उसका जिक्र किया, हमारे चैनल ने भी उस बाइट को दिखाया। लेकिन मेरा फिर प्रश्न वही है कि मुस्लिम आरक्षण की बात कांग्रेस कह रही है कि हम मुस्लिम आरक्षण नहीं कर रहे, लेकिन हम पे थोपा जा रहा है। ये बीजेपी आरोप लगा रही है। थोपा नहीं जा रहा है। व्हाट डू यू मीन? जब सबको रिजर्वेशन अकॉर्डिंग टू सामाजिक आधार पर होता है, अमीश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान समिति के सामने और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने जब घंटों डिस्कशन करने के बाद स्पष्ट कर दिया कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, तो ये मोहतरमा ममता दीदी ये बैकवर्ड की लिस्ट में मुस्लिमों को डाल करके बैकडोर एंट्री करने का, जिसका हाई कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया, ये क्या अर्थ बताता है? लेकिन और इस पर कांग्रेस चुप है कि नहीं है? तो कांग्रेस की सरकार ने आंध्र प्रदेश में 4 बार बैकवर्ड के हिस्से को, दलितों के हिस्से को मारने का काम किया कि नहीं किया? कर्नाटक में बैकवर्ड का हिस्सा मारने का काम किया कि नहीं किया? और सिद्धारमैया छाती ठोक के बोलता है कि ये हम करेंगे। यानी तुम संविधान के खिलाफ काम करो और हम बोले तो बात, आप फैक्चुअल बात कह रहे हैं, मैं इस बात से एग्री करता हूं कि ये सब कुछ हुआ। लेकिन अगर हम देखें तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी, क्योंकि आप बार बार मुस्लिम आरक्षण की बीजेपी बात करिए, लालू यादव ने बोला कि मुस्लिम आरक्षण होना चाहिए, फिर उन्होंने बोला मैंने गलती से ऐसा बोल दिया था, मेरा ऐसा कोई तात्पर्य नहीं, लेकिन बीजेपी ने उसको कई बार रिपीट किया। अब समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने बोला कि अगर मुसलमानों को आरक्षण मिल भी जाएगा तो बीजेपी के पास से क्या चला जाएगा? ऐसा है ना, मैं यही कह रहा हूं, अगर देश निकल जाएगा हाथ से तो क्या चला जाएगा? यही इसी के बराबर तो है। मुस्लिम लीग ने क्या, मुस्लिम आरक्षण हो जाएगा तो देश हाथ से निकल जाएगा? मुस्लिम लीग ने क्या नारा दिया था? मुस्लिम लीग का नारा क्या था? स्पेशल इलेक्टोरेट, यस, स्पेशल रिजर्वेशन, यस। पाकिस्तान बन गया। मोदी जी ने सबको दिया, एक किसी को भी नहीं कहा कि ये घर मैंने मुसलमान को दिया, भारत के नागरिक को दिया, कभी नहीं कहा उन्होंने कहा भारत के नागरिक को दिया। सोच और शब्द मानसिकता को बताते हैं, चावल का एक दाना चावल की किस्म को बताता है। और इसलिए कांग्रेस पार्टी और ये इंडिया लोग ये मोदी जी का विरोध करते करते आज देश का विरोध करने। एक बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस जो है वो अगर आएगी तो सबकी संपत्ति को बांट देगी। सैम पित्रोदा साहब का भी इस पर बयान आया। कांग्रेस कह रही कि हमारा ये आइडिया नहीं है, लेकिन बीजेपी आइडिया लाई कहां से है? राहुल के मुंह से। राहुल ने बोला, उन्होंने बोला कि हम ये फिर से देश के रिसोर्सेज को हम एनालिसिस करेंगे
और देश के रिसोर्सेज को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब इसका कोई और अर्थ होता हो, शायद इटालियन में कोई और अर्थ होता हो तो मैं नहीं जानता, लेकिन भारत और इंग्लिश में और हिंदी में इसका मतलब यही निकलता है कि देश की संपत्ति को हम फिर से रीअसेस करेंगे, उसको हम रिव्यू करेंगे, एक्सरे करेंगे और फिर हम उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उस रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो मेरी संपत्ति भी देखेंगे, मेरी जमीनें भी देखेंगे और मेरे पास जो छोटी बड़ी जमीन है उसको लेकर के बांटने का काम करेंगे। एक आधी अंगूठी पहनी है वो भी उतरवाने का काम करेंगे। जी, लेकिन आपने बड़ा दिलचस्प इसका जवाब दिया, लेकिन एक प्रश्न मेरे दिमाग में नहीं जी, फैक्चुअल बिल्कुल। आखिर में मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं। मैं नंबर की बात करूंगा आपके साथ। उत्तर प्रदेश का नंबर आप बता चुके हैं कि बीजेपी पिछली बार से ज्यादा इंप्रूव करेगी। बंगाल और ओडिशा में आपको क्या दिख रहा है? मुझे बहुत ब्राइट दिख रहा है और हम मेजॉरिटी सीट्स बंगाल में लेंगे और उड़ीसा में हम स्वीप कर जाएंगे। 21 के 21 ले। तेलुगु स्टेट्स, आंध्रा और तेलंगाना दोनों में हम अच्छा करेंगे। क्या हमारा नंबर जो है 10 डबल क्रॉस करेगा, डबल डिजिट क्रॉस करेगा तेलंगाना में, और हम आंध्र प्रदेश में 6 में से 4 जीतेंगे और हम स्वीप करेंगे लोकसभा में। जी, मेरा अगला सवाल अलायंस के साथ। और दक्षिण भारत के अंदर आपको कर्नाटका, तमिलनाडु कैसा दिखाई दे रहा है? तमिलनाडु में हमारा वोट शेयर बहुत बढ़ेगा, सीट शेयर हमारा बढ़ेगा जी, और हमारा केरला में भी हमारा सीट शेयर आएगा। सिर्फ वोट शेयर नहीं, सीट भी, आप सीट भी ला पाएंगे। वी आर तो तमिलनाडु और केरला में कितनी सीट? कितनी तो मैं नहीं कहता हूं, लेकिन हम आपके पास तो नंबर्स कुछ ना कुछ पहुंच गए होंगे। 2-3 सीटें हम केरला में लाएंगे और 3-4 सीटें हमसे अधिक हम तमिलनाडु में ले आएंगे। तो आपको लगता है अगर नॉर्दर्न इंडिया में आपकी सीट्स कम होंगी तो यहाँ आपकी अच्छी नहीं, हम उड़ीसा में पूरा कवर कर लेंगे, हम वेस्ट बंगाल में पूरा कवर कर लेंगे, हम आंध्र प्रदेश में कवर कर लेंगे, और नॉर्थ में हमारी सीट्स कम नहीं हो रही हैं। जी, मतलब आप मुझे ऐसा मत समझिए कि हम ये सीट मेंटेन करते हुए हम इसको जी। बीजेपी धारा 370 हटा चुकी है, राम मंदिर बना चुकी है। तीसरी टर्म में बड़ा एजेंडा क्या होगा? ये हम लोगों ने मैनिफेस्टो में कहा है, लोगों की सेवा करेंगे, और बाकी आपको सब मालूम ही है, सीए का विषय था, बाकी सारे विषय थे, वो हमारे आइडियोलॉजिकल विषय है, उनको आप राज्य सरकार में मंत्री रह लिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह लिए, देश के हेल्थ मिनिस्टर रह लिए, तो तीसरी टर्म में नरेंद्र मोदी की सरकार में आपका रोल क्या होगा? ऐसा, मैं कार्यकर्ता के रूप में ही तीनों काम किया। जब भी काम किया कार्यकर्ता के रूप में। मैं मंत्री था, मुझे कहा गया कि पार्टी के लिए आप यहाँ आइए, मैं यहाँ दिल्ली आ गया, मैं जनरल सेक्रेटरी बन गया। इसलिए पार्टी को मैं समर्पित कार्यकर्ता हूँ, जो मुझे जिम्मेवारी दी जाएगी, और वो जिम्मेवारी पद से नहीं जुड़ी होती है। कल मैं अध्यक्ष नहीं रहूंगा, लेकिन पार्टी के लिए मैं इसी तरीके से दिन रात काम करने वाला। जी, अगला सवाल मैं नहीं पूछूंगा, ये एक हमारे रिपोर्टर, हमारी एंकर ने एक सवाल पूछा एक महिला से, उसका जो जवाब था मुझे लगा ये आपको दिखाना चाहिए। वोट दिया है, यूपी में उनका ही वोट दिया है। नहीं, ये तो बताना नहीं होता किसको वोट नहीं, हमने मोदी जी को दिया, योगी जी को दिया। हमारे वो माता पिता है मोदी जी हमारे भाई भी है। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? हमें उन्होंने हमारे को उठाया है। अच्छा। लेडीजों को उन्होंने उठाया, तो वही इनको अपना भाई, माँ बाप सब कुछ हमारे लिए वही है। देखिए, ये जो हमारी पूज्य बहन बोल रही हैं जी, ये भारत के करोड़ों लोगों के घर की कहानी है। करोड़ों लोग ये महसूस करते हैं कि उनके दुख दर्द को, उनकी तकलीफ को, उनको एम्पावर करने का, सशक्तिकरण करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि मोदी जी ने समाज के दर्द को समझ करके उनको उनकी सेवा में हर पल पिछले 10 साल बतौर प्रधानमंत्री लगाए हैं, और इसी कारण से आज इस तरीके से हमारी माताएं बहनों का, करोड़ों माताओं का आशीर्वाद मिल रहा है। कि एक इमोशन भी है, वो अपने आप प्रधानमंत्री मोदी को अपना भाई, अपना माता, अपने आप भावक मान रही है। ये एक बहुत बड़ा इमोशन है। लेकिन मेरा आखिरी रैपिड फायर 3 सवाल होंगे, और 4 जून के बाद ज्यादा चर्चा किसकी होगी, राहुल गांधी की या ईवीएम की? ऐसा है कि वो ईवीएम की चर्चा करेंगे और चर्चा करने वाले राहुल गांधी होंगे। जी, बीजेपी की बड़ी चुनौती कौन है, ममता बनर्जी या अरविंद केजरीवाल? ऐसा, ये सब एक बराबर है। इसलिए हमारे लिए जो देश को कमजोर करने वाली ताकतें हैं, उनमें ये शामिल है। और ये जो है, ये थोड़ा पर्सनल सवाल है, ज्यादा पसंद आपकी कौन है, सरकार है या संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट? ऐसा है कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मुझे जो जिम्मेवारी दी जाती है वो मैं पूरा करता हूं, और पार्टी में हमेशा मैं काम करता हूं। सरकार में रहा हूं तब भी मैं पार्टी का काम करता रहा हूं। जी,
चलिए, चुनावों के बीच आपने अपने इतना समय दिया, आपका बड़ा हेक्टिक शेड्यूल है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका अभिषेक, इस बहाने मुलाकात हुई चुनाव के दौरान, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।